हाँ जी भाई। नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले ही कक्षा में हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की शुरुआत की थी और ये आज दूसरी कक्षा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों ने अभी तक जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। उसमें बहुत सारा आपके फ़ायदे हैं, बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो अब आज से डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक्चुअल शुरुआत होगी। कल हमने जो है जाइगोट थोड़ा सा हम लोगों ने जो है एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की थी। एक साधारण कक्षा थी वो, 10-12 मिनट की। और अगर उन उस कक्षा को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग उससे जुड़ जाए। उससे पहले जो है हम लोग जो हमने कल पढ़ा है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग वापस से जुड़ जाओगे उसके द्वारा, है ना। तो आज की कक्षा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि कई लोग बोल भी रहे थे भाई सर इतनी सी कक्षा से होगा कुछ नहीं, है ना। तो करते हैं शुरुआत आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। तो आप लोग जो भी नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने बच्चे हैं वो इसको लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि यार हम लोग टेस्ट सीरीज कब से चालू करें। तो हम लोग क्या है कि 20-20 प्रश्न रोज के कर लेते हैं, ताकि जिससे हम लोगों का जो है थोड़ा सा जो है डेवलपमेंट अपना भी हो जाएगा। बायोलॉजी तो का तो हो ही रहा है, अपना भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। आप लोग इस कक्षा को पूरी देखिएगा, है ना। सबसे बड़ी बात, आप लोग अगर यहाँ से कक्षा छोड़ के चले जाओगे तो फिर थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है ना। तो करते हैं शुरुआत कक्षा का। देखो, इससे पहले हम लोग कल वाली जो कक्षा थी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत भाई, बिना किसी देरी के। देखिए, हम लोगों ने कल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था मैंने। देखिए, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो अपना क्या होता है, टेस्टिस होता है। फीमेल का होता है अपना ओवेरी। और जब टेस्टिस में एक क्रिया होती है मियोसिस की, तो उस प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके द्वारा गैमेट्स का निर्माण होता है। और हम हिंदी में गैमेट्स को क्या बोलते हैं ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। तो गैमेट्स का निर्माण होता है। देखो, टेस्टिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो वहाँ स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये किशोर अवस्था में होता है ना। ओवेरी में तब जब ओवम का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को oogenesis बोलते हैं, और ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। जब मेल गैमेट की बात करूँ तो ये मोटाइल होता है, हिप्लॉइड होता है, यानी कि हिप्लॉइड यानी अगुणित। ठीक है। साथ में इसकी जो संख्या है वो लाखों में करोड़ों में होती है, यहाँ तक की, है ना। फिर बात करें अगर मेल की तो इसकी जो शेप होती है वो स्पून लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, और बात करूँ अगर मैं ओवम की, तो ये जो ओवम होता है इसको हम लोग फीमेल गेमिट बोलते हैं। नॉन मोटाइल ये होता है। नॉन मोटाइल मतलब कि अचल होता है। क्या होता है, अचल होता है। साथ में ये संख्या में बहुत कम होते हैं, एक होता है मुश्किल से, एक या दो। ठीक है। हिप्लॉइड की मैं बात करूँ तो ये भी अगुणित होता है, अगुणित। बात करूँ ये गोल होता है, स्पाइरिकल होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें इन दोनों को मिलान, इन दोनों के मिलने से एक जो है नई एक कोशी के प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जिसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। ये यूनिसेलुलर होगा, लेकिन ये 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, जिसको हम लोग द्विगुणित बोलते हैं, यानी दोनों के गुणन से ये बनेगा। तो द्विगुणित इसको होगा। और यहाँ फ्यूजन की या एम्फीमिक्सिस या इस प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि भाई किसी भी जीव का जो जीवन है वो एक कोशिका संरचना, और उसका नाम जाइगोट है। अब आप लोग हाथी को ले लो या फिर मेरे को ले लो या फिर किसी को भी ले लो, अगर किसी भी जीव का निर्माण होगा, या फिर एक छोटी छोटी चींटी का ले लो, तो इन सब का उदाहरण जब हम लोग लेते हैं तो उन सब का निर्माण एक यूनिसेलुलर जो है प्रोडक्ट के द्वारा होता है। उसका नाम जाइगोट है, जिसको हम लोग युग्मनज भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब हम लोग खल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जाइगोट का निर्माण कर लिया है। ठीक है। जाइगोट का निर्माण करने के बाद हमारे पास, ठीक है, एक जाइगोट आ गया है जो कि एक डिप्लॉइड और यूनिसेलुलर प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के द्वारा एक 32 सेल का एक ब्लास्टूला उसको बोलते हैं मेनली। तो एक 32 सेल स्टेज आती है और उसको हम लोग ब्लास्टूला बोलते हैं। और यहाँ क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है, जो ये
32 सेल बनेगी, माइटोटिक डिवीजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ हिंदी में, कमेंट करके आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्लीवेज या सेगमेंटेशन की प्रक्रिया होगी, है ना, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन बोलेंगे, जिसके द्वारा ब्लास्टुला बना। तो आपको पूछ सकते हैं ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा बनती है, तो आपके क्लीवेज के द्वारा या सेगमेंटेशन के द्वारा जो है, यानी कि कोशिकाओं के सेगमेंट बनते हैं भाई, दो, जैसे एक कोशिका है तो एक कोशिका से अपनी दो कोशिकाएं बनेगी, दो से चार, चार से अपने, ये से होता जाएगा माइटोटिक डिवीजन, है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन होता जाएगा और आपके जो है सेल्स बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 32 सेल्स की जो स्टेज होती है उसको ब्लास्टुला बोलते हैं। उससे पहले एक अवस्था बनती है और उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। देखिए एक प्रक्रिया होती है और यहाँ पे भी क्लीवेज होगा, यहाँ पे भी अपने माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होते होते एक 16 सेल यहाँ पे ज्यादा दिख रही होगी आपको, लेकिन 16 सेल की जो एक स्टेज होती है उसको हम लोग मोरूला स्टेज बोलते हैं, मोरूला अवस्था बोलते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर स्टेज है। अब सामान्य सी बात है, यहाँ पे 16 अगर सेल्स मिल रही है तो ये मल्टी सेलुलर होगा और ये सॉलिड होती है ना। अब इस प्रक्रिया को हम लोग मोरूलेशन बोलते हैं। देखिए एक प्लांट होता है अपने एक प्लांट होता है जिसके द्वारा इसका नाम होता है जो आता है, अभी मैं थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको। ये मोरूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा किस अवस्था का निर्माण होगा, मोरूला अवस्था का निर्माण होगा। सॉलिड होगी, मल्टी सेलुलर तो होगी ही, क्योंकि एक से अपने 16 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब ये 16 सेल्स का जब रीअरेंजमेंट होगा तो अपने 32 सेल स्टेज होगी। ये डायरेक्ट, मैंने एक बार आपको बताया कि डायरेक्ट इस प्रकार से एक कोशिका से 32 कोशिकाएं बनती है, इसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। देखो 16 अवस्थाएं 16 जो सेल्स बन रही है वो मोरूलेशन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। इसके बाद एक रीअरेंजमेंट नाम की प्रक्रिया होगी, जिसको हम लोग एक सिंगल लेयर जो है ये एक लेयर में ये हो जाएंगे, है ना, जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा। एक लेयर में ये आपके जो है एक बिल्कुल एक लेयर के अंदर ये आपके पूरी कोशिकाएं एक गोलाकार संरचनाएं बना लेगी, जिसको हम लोग ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। 32 सेल स्टेज भी इसको बोलते हैं। देखिए इसके ऊपर जो भी ये सेल्स पाई जाएगी जिसको हम लोग ब्लास्टूम, ये जो मैं आपके सामने एक कलर कर रहा हूँ, ये सभी जो है ना, ये सभी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, है ना, ब्लास्टोमियर्स। तो आपको पूछ सकते हैं कि किस स्टेज में ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, तो ब्लास्टुला अवस्था या 32 सेल स्टेज में अपने ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। अगर ये बात करूं कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर जो बन रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग ब्लास्टोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडर्म, या फिर इसको कोरक चर्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे ये बताओ हिंदी में, कोरक चर्म बोलेंगे, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स को कोरक खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरक खंड। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं सामान्यतः लिख रहा हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ब्लास्टोमियर्स को क्या बोलेंगे बताओ, कोरक खंड बोलेंगे, कोरक खंड। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो अभी, और छोड़ के मत जाओ क्लास को, ना। 32 स्टेज बन रही है और यहाँ पे एक गुहा का निर्माण होता है भाई, एक खोखली होती है, होलो केविटी यहाँ पे बनती है। इसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं, या इसको हम लोग कोरक गुहा भी बोल सकते हैं, कोरक गुहा भी बोल सकते हैं। और ये 32 स्टेज वाली अवस्था को हम लोग कोरक भी कहते हैं। और इस जो ब्लास्टुलेशन की जो अवस्था होती है इसको हम लोग कोरक जो है कोरक के निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ सेलुलेशन होता है, यानी सेल का निर्माण हो रहा है, सेल बढ़ रही है, जैसे एक सेल से 32 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ मेनली हमको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये मल्टी सेलुलर होता है, क्योंकि 32 सेल्स इसमें बनती है। तो ये सिंगल लेयर भी होता है, ध्यान रखना, सिंगल लेयर भी होता है। अभी एक प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके आया हुआ भी है मुझे लगता है, तो उस प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मुझे याद दिलाना आप लोग कमेंट करके कि मैं उसके बारे में आपको बता दूं, कि अभी ये बताने का समय नहीं है, इसके बाद का जो चीज़ बताऊंगा अगली जो स्लाइड है उसमें वो सवाल है ना। तो और ये यहाँ पे जो है होलो होता है, खोखला होता है, क्योंकि यहाँ ब्लास्टोसील का निर्माण हो रहा है। तो आपको समझ में आया कि एक जाइगोट से किस प्रकार 32 स्टेज तक हम लोग पहुंचे। सबसे पहले मोरुलेशन हुआ, उसके द्वारा हमारे पास जो है मोरूला अवस्था बनी, और इसके रीअरेंजमेंट से जो है हमारे पास 32 सेल का एक स्टेज, एक एक लेयर बनी, और उसको हम लोग ब्लास्टुला कहेंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहेंगे। होगा कौन सा डिवीजन यहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन होगा, चाहे वो मोरूलेशन की
बात कर लो, चाहे वो आपके ब्लास्टोलेशन की बात कर लो, तो दोनों ही जगह यही होगा, ऐसे ही होगा। अब भाई एक सेल टूट के दो सेलों का निर्माण होगी तो इसको क्लीवेज विदलन की क्रिया या फिर सेगमेंटेशन, है ना, या खंड विभाजन या खंडी भवन की क्रिया को बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। क्या बोलेंगे? खंडी भवन। खंडी भवन याद रखना भाई, खंडी भवन हिंदी के नाम भी कई बार आ जाते हैं, तो याद रखना कि खंडी भवन। एक मिनट, खंडी भवन की प्रक्रिया आपको समझ में आ रहा है? ये विदलन की प्रक्रिया है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए ये पीपीटी बनानी पड़ती है। अभी मैं ये डायग्राम बनाता तो उसमें कितना टाइम लग जाता, आप बताओ। अब आप में से कई लोग बोलते हैं भाई लिख लिख के पढ़ाओ, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन वही टाइम लग जाए। एक ऑफलाइन कक्षा होती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि उसमें मुझे आंसर मिल रहे होते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा होता हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा जो है अलग एक्सपीरियंस रहता है। एक मैं अकेला बोलता रहूँ, आपकी कोई जो है रिप्लाई नहीं आए, तो थोड़ा सा एक अजीब लगता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारे पास जो है 32 सेल्स का एक स्टेज तैयार हो गया जाइगोट के द्वारा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पहले सबसे पहले जो है टेस्टिस से अपने स्पर्म, है ना, और अपने ओवरी से क्या बना, ओवम, दोनों मिलके अपने पास जाइगोट बना। जाइगोट से कौन सी अवस्था आ गई? मोरुला अवस्था। मोरुला अवस्था के पास अपने पास ब्लास्टुला अवस्था आ चुकी है। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? समझ में आ रहा हो ना तो लाइक कर देना, नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर देना, पर करना जरूर, ठीक है। अब देखो अपने पास ये ब्लास्टोमेयर्स और ये क्या नाम, ब्लास्टोडर्फ और ये ब्लास्टोसेल्स, ये तीनों है, और ये अपने पास जो है ब्लास्टुला अवस्था है। अब यहाँ पे जो है दो प्रकार की गतियां होगी, या तो इसको फॉर्मेटिव मूवमेंट बोलते हो, निर्माणकारी गतियां जिसे बोलते हैं, एक मोर्फो जिनेटिक मूवमेंट होता है, संरचना विकास गतियां। और ये ध्यान रखना कि यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये प्रक्रिया जो ये गतियां होती है ये किस स्टेज में होती है। तो जब अपने 32 सेल्स से जब अपने गैस्टुलेशन की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना, गैस्टुलेशन, कंदुक भवन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो जब भी कंदुक भवन की प्रक्रिया होगी तो ये दोनों प्रकार की गतियां, दोनों प्रकार के मूवमेंट होंगे। कौन कौन से? फॉर्मेटिव मूवमेंट और अपने मोर्फो जेनेटिक मूवमेंट। अब देख लेता हूं मैं एक बार, अपनी अच्छी आ रही है ना तस्वीर, ठीक है ना। कौन कौन से मूवमेंट होंगे बताओ? फॉर्मेटिव मूवमेंट और अपने मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगे। और इन को हिंदी में तो अपने निर्माणकारी गतियां और संरचनात्मक विकास गतियां होंगे। और ये किस प्रक्रिया के दौरान होंगे? तो गेस्टुलेशन प्रक्रिया के दौरान होंगे, जिसमें अपने किसका निर्माण होगा? गेस्टुला का निर्माण होगा। अब देखो यहां से क्या हुआ कि ये यहाँ गतियां हुई, गतियां होने के कारण ये इस शेप में आ गया है, और यहाँ पे एक एक जो है वो छिद्र बन गया है, और इस छिद्र को हम लोगों ने क्या बोल दिया? ब्लास्टोपोर। तो ध्यान रखना यहाँ एक प्रश्न जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताने के लिए कहा था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कि आपको पूछ सकते हैं कि ब्लास्टोपोर का निर्माण किस स्टेज में होता है। तो आप लोग ब्लास्टुला की कहने के जो हम लोगों ने भी ब्लास्टुला बोला, भाई ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला के चक्कर में आप लोग सोच के करके आ जाओगे ब्लास्टू पोर्स का निर्माण ब्लास्टुला अवस्था में था। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि गेस्टुलेशन या गेस्टुला अवस्था के दौरान ही अपने ब्लास्टोपोर्स का निर्माण होता है, जिसको कोरक छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरक छिद्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि कोरक छिद्र का निर्माण, लिखो, कोरक छिद्र का निर्माण किस अवस्था में होगा? किस अवस्था में होगा? कोरक छिद्र का निर्माण या ब्लास्टोपोर्स का निर्माण किस अवस्था में होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताओ, आंसर क्या होना चाहिए ये कमेंट करके मुझे बताओ। अभी अभी मैंने बताया गेस्टुलेशन की प्रक्रिया, गेस्टुला बनने की प्रक्रिया के दौरान अपने कोरक छिद्र का निर्माण होगा। अब यहाँ पे जो है ये अंदर की जो सेल्स है, जब अंदर सेल्स चली जाती है तो इसको हम लोगों मैंने जो रेड पेन से जो ये कर रखा है मार्क, इसको हम लोग हाइपोब्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। और ये जो प्रक्रिया है ये बाहर की, ये जो बाहर की चीजें हैं, इसको हम लोग एपीब्लास्ट बोलेंगे। कौन कौन सी? ये अंदर की जो है, ये अंदर की जो सेल्स है इसको हम लोग हाइपोब्लास्ट बोल रहे हैं, है ना। और ये बाहर की जो सेल्स है, ये बाहर की जो सेल्स आपको दिख रही होगी, इसको हम लोग एपीब्लास्ट बोलेंगे। अब एपीब्लास्ट के द्वारा तो अपने एम्ब्रियोनिक
एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण किसके द्वारा होगा? एपीब्लास्ट के द्वारा, जो कि बाहरी कोशिकाएं हैं। और जो आंतरिक कोशिकाएं हैं उसके द्वारा दो प्रकार की चीजें होगी। एक तो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का निर्माण होगा किसके द्वारा? हाइपोब्लास्ट के द्वारा। तो आपको पूछ सकते हैं कि किस कोशिकाओं के द्वारा तो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण होता है, किस कोशिकाओं द्वारा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का, और किन कोशिकाओं के द्वारा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण होता है। तो एपीब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा अपने एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, और अपने हाइपोब्लास्ट के द्वारा मीजो और एंडोडर्म का निर्माण होता है। यहाँ पे एक गुहा बनती है, केविटी बनती है, जिसको जो केविटी पहले अपने ब्लास्टोसील थी, वो ब्लास्टोसील चेंज होके अपने पास जो है आर्चोट्रॉन, आर्चिट्रॉन केविटी, या जिसको हम लोग गट भी इंग्लिश में बोलते हैं, गट। तो गट का निर्माण हो जाएगा, किसके द्वारा होगा? अपने जो प्लास्टोसील थी उस गुहा के का परिवर्तन होके अपने जो है कौन सी केविटी का निर्माण हो जाएगा? या तो गैस्ट्रोलर केविटी इसको बोल दो, या फिर आर्चिट्रॉन केविटी बोल दो। अब आपको समझ में आया? भाई देखो, कोरक गुहा के द्वारा तो किसका निर्माण हो रहा है? ब्लास्टो अपने आर्चिट्रोन केविटी का, और साथ में ही ग्रेस्टुलेशन केविटी और आर्चिकोन एक ही बात है। जब ये पोर्स अंदर चले गए तो इन सेल्स के द्वारा अपने एम्ब्रियोनिक मीजो और एम्ब्रियोनिक एंडो का निर्माण हो रहा है, और अपने एपीब्लास्ट जो बाहर की कोशिकाएं हैं इसके द्वारा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म का निर्माण हो रहा है। अब इस ब्लास्टो जो मियर्स सॉरी गेस्टो गेस्टुला अवस्था जो है, इसकी क्या क्या मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बात देखो। एक तो मल्टी लेयर होता है, यहाँ पे 3 लेयर होगी ना। अब 3 लेयर कौन कौन सी होगी बताओ? अपने एंडोडर्म हो गई, एक्टोडर्म हो गई, और मिजोडर्म हो गई। तीनों लेयर्स यहाँ पे बन रही है, तो ये मल्टी लेयर्स होता है, सिंगल लेयर नहीं होता। जबकि हम लोग ब्लास्टुला अवस्था में बोल रहे थे कि ये अपने सिंगल लेयर है। जब हम लोग बात करें कि यहाँ ब्लास्टोसील के स्थान पे एक आर्चिट्रोन है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई दिखती है, ये आर्चिट्रोन केविटी है। तो इसका निर्माण क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, किसके द्वारा किसके स्थान पे? ब्लास्टोसील के स्थान पे परिवर्तन होके आर्चिट्रोन केविटी या गेस्टुलेशन केविटी या गट का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर बात करें, यहाँ पे 3 प्राइमरी जर्म लेयर होगी। अब 3 प्राइमरी जर्म लेयर कौन सी? एक तो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, और एक तीसरी अपनी कौन सी बची? एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये तीनों का निर्माण होगा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा, एक बार 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, सही दिख रहा है ना? ठीक है, अब दिख रहा है ना आपको? ठीक है, आपको पूरी बात समझ में आ रही है? एक स्क्रीनशॉट इसका प्यारा सा ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलते हैं अपनी प्रक्रिया पे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गैमेट्स का निर्माण। लेकिन हो कैसे रहा है गैमेट्स का निर्माण, ये जरूरी है। तो वो तो अपनी साधारण एक प्रक्रिया थी, जिसको आउटलाइन जो बनानी थी मुझे, वो मैंने आपके दिमाग में बनाई है कि किस प्रकार से अपने गेस्टुला अवस्था का निर्माण हो रहा है। ये मैंने आपको एक सामान्य आउटलाइन बनाई है आपके दिमाग में। तो इन प्रक्रियाओं को वापस से पुनः हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर अब तक का आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देख लीजिए। बाकी मैं खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा। थोड़ी सी स्पीड मुझे भी लग रहा है कि तेज हो रही है आज। हाँ, बताओ कमेंट करके, है स्पीड तेज हो रही है क्या? चलिए गेमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। देखिए, अपने पास एक कोशिका होती है पीजीए, जिसको हम लोगों ने प्राथमिक जो है सेल बोला था, प्राथमिक युग्मक कोशिकाएं बोला, प्राथमिक जनन कोशिकाएं बोला था, उसको हम लोग प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल्स बोलते हैं। और ये अनडिफरेंशिएशन सेल होती है, दोनों में पाई जाएगी। ठीक है, मुश्किल से ध्यान रखो ये चीज। अब देखो, यहाँ पे मियोसिस की क्रिया हो रही है, और उसके लिए आवश्यक क्या क्या है? एक तो विटामिन ए चाहिए अपन को, विटामिन ई चाहिए, एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए, एलएच हार्मोन चाहिए, और इसके द्वारा गैमेट्स का निर्माण होना क्या हो जाएगा? गेमिटोजेनेसिस, है ना। तो गैमेट्स का निर्माण की प्रक्रिया गेमिटोजेनेसिस है। तो इसकी सीधी सी आप लोग ये समझ सकते हो। अब लोग गेमिटोजेनेसिस को 2 प्रकार से देखेंगे, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, लेकिन मैंने वापस से इसलिए क्योंकि एक बार रिवाइज हो जाए, आपका पूरा पूरा डायग्राम बन जाए पूरा दिमाग में, है ना। तो आप लोग भूलो नहीं इस चीज के लिए। देखिए, गेमिटोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, बोलो मेरे साथ, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस,
oogenesis। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पीजीए ऑफ टेस्टिस, यानी कि प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल किसकी, टेस्टिस की, वो क्या करेगी, स्पर्म का निर्माण करेगी। और वहीं ओवरी की जो पीजीए है, पीजीसी सॉरी पीजीसी जो है ओवरी की, ये ओवम का निर्माण हो गया। और यहाँ पे जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान होगा, तो यहाँ पे किशोरावस्था या एडल्ट्रेशन, जो एडल्ट वाली जो अवस्था होगी उसके द्वारा होगा। यहाँ पे जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, एलएच की, टेस्टोस्टेरोन की, और अपने विटामिन ए, विटामिन ई। और आपको पता है ये जो पीजीसी सेल है ये 2n होती है, द्विगुणित होती है। अगर दोनों में ही बात करूं मैं, यहाँ पे भी टू द्विगुणित होती है और यहाँ पे अपने पास n प्राप्त होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आया, अब मैं वापस से आपके बीच में आ चुका हूँ। ठीक है, अब समझ लिया अपन ने। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको समझ में आया ना गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटो और oogenesis की प्रक्रिया। ठीक है, अब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस वही बात होती है जो मैंने अभी आपको बताई। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है दो प्रकार की सॉरी एक प्रकार की प्रक्रिया कैसे होगी, पीजीसी जो है वो टेस्टिस की, फोलिकल स्टोमेटिक हार्मोन हो, चाहे एलएच हो, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन ई हो, टेस्टोस्टेरोन हो, इन सब की जो है प्रक्रिया के कारण स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। ये 2n सॉरी 2n नहीं होगी, ये n होगी। हमने पास एन प्रकार की जो है हिप्लोइड प्रकार की एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, पीजीसी ऑफ टेस्टिस के द्वारा अपने एक स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसको स्पर्म बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया इसको बोलते हैं, है ना। और या तो इसको स्पर्मेटाजोआ बोल दो या स्पर्म बोल दो। अब स्पर्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया भाई, ये मोटाइल होता है, सबसे पहले चल होता है, हिप्लोइड होता है यानी अगुणित होता है। मैंने आपको बताया लार्ज इन नंबर होती है, बहुत सारी लाखों की संख्या में पाया जाता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो स्पून लाइक, अगर मैं जनरली देखिए, हम लोग मेल की बात इसलिए करते हैं, जो मनुष्य की या ह्यूमन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन में वो सब चीजें आ जाती है जो कि अदर एनिमल में आएगी। तो हम लोग उसको पूरा खोल खाल के जब बड़ी स्तर पे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग अपने ह्यूमन की बात करते हैं सामान्यतः। तो बात करें कि ये साइज में छोटा होता है, ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान दो पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक तो अपने कौन सी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण या स्पर्मेटिड का निर्माण, और एक शुक्र का यंत्रण, जो स्पर्मेटिड है वो किस प्रकार से आपके स्पर्म में चेंज हो रहा है। तो दोनों ही प्रक्रियाओं को देखते हैं। देखिए पहली प्रक्रिया है, इसको साइटोजेनेसिस बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे, जिसके द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होगा आपके। और मैंने आपको बताया कि शुक्राणु पूर्वी का निर्माण किस प्रकार से होगा। देखो कि आपके टेस्टिस में जब मियोसिस होगा, तो मियोसिस के दौरान अपने स्पर्मेटिड का निर्माण होगा सबसे पहले। और स्पर्मेटिड क्या होता है, यही अगुणित होता है, गोल स्पायरिकल होता है, गोल होता है, ये ध्यान रखना। इसकी जो शेप होती है ये गोल होती है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये निषेचन करने में असक्षम होता है, यानी कि इसके द्वारा निषेचन हम लोग नहीं कर सकते। भाई डायरेक्ट स्पर्मेटिड को आप लोग ओवन से मिला दोगे तो क्या आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा ना। भाई ये गोल है ना, इसमें जो है निषेचन करने की क्षमता ही नहीं है, तो निषेचन करेगा कैसे। फिर जब हम बात करें स्पर्मेटिड की, तो एक प्रक्रिया होती है मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसको कायांतरण बोलते हैं। इसीलिए तो ये जो प्रक्रिया होती है ना दूसरे प्रकार की, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटिलियोजेनेसिस भी बोलते हैं। शुक्र कायांतरण, शुक्राणु कायांतरण जो इसको बोलते हैं, शुक्र कायांतरण इसको जनरली हम लोग बोलते हैं। ये जो स्पर्मेटिड होता है, जो निषेचन करने में, फर्टिलाइजेशन करने में असक्षम होता है, एन होता है यानी अगुणित होता है, गोल होता है, इसका कायांतरण करके स्पून लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम लोग अपना स्पर्म बोल देते हैं, शुक्राणु बोल देते हैं। अब यहाँ पे प्रक्रिया कौन सी हुई, मेटामॉर्फोसिस प्रक्रिया या कायांतरण की प्रक्रिया या शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा आपके स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। स्पर्मेटिड के द्वारा अपने किसका निर्माण हुआ भाई, स्पून शेप अपने शुक्राणु का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलेंगे। पहली प्रक्रिया जो एक पार्ट में हम लोगों ने देखी उसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे, और इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब एक बार वापस से समझो, देखो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस की दो प्रकार के पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो आपके शुक्राणु
शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जिसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। पीजीसी में आपके जो टेस्टिस जो है, पीजीसी ऑफ टेस्टिस, वहां पे मियोसिस होगा और स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। स्पर्मेटिड कैसे होंगे? अगुणित होंगे, गोल होंगे, निषेचन करने में यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते वो। उसके बाद स्पर्मेटिड जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होगी, जिसके द्वारा आपके शुक्राणु का निर्माण होगा, और ये प्रक्रिया कहलाएगी स्पर्मियो, जो है ये पार्ट कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आपको समझ में आया ना? 2 बार मैंने बता दिया, अब समझ में नहीं आया तो आपकी चिंता है। एक बार फिर से धीरे करके देख लेना अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो, है ना? क्योंकि आसपास से क्या आवाजें बहुत आ रही है मुझे। आपको तो नहीं आ रही होगी क्योंकि भाई साहब खर्चा किया है हम लोगों ने खर्चा किया है तो आपको तो नहीं आ रही होगी आवाजें, है ना? और मुझे आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? अगर ये पार्ट नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, एक बार हटा के, ठीक है? तो मैं हट जाता हूँ यहाँ से। अब देखो, स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस क्या होता है? उसमें शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। किसके द्वारा? मियोसिस की क्रिया किसमें होगी? पीजीसी ऑफ टेस्टिस में। ठीक है, अब इसके द्वारा अपने क्या बन गया? स्पर्मेटिड बन गया। और ये स्पर्मेटिड कैसा है? गोल है, निषेचन कर नहीं सकता है, एन यानी अगुणित है। फिर जब क्या होगा? स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा या कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा ये जो अपने स्पर्मेटिड है ये चेंज हो जाएगा, किसमें? स्पून शेप में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और किस प्रकार से देखो क्रियाएं होती है ये देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 प्रावस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं, मुख्यतः 3 फेजेस पढ़ते हैं, और 3 फेजेस के द्वारा ही आपकी स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखो, पहली जो फेज होती है जिसको मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, गुणन प्रावस्था बोलते हैं। हम लोग बात करें अगर दूसरी फेज की, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था आपकी। और आपके तीसरी फेज जो होती है वो मैचुरेशन फेज, जिसको परिपक्वन प्रावस्था बोलते हैं। तो तीनों ही प्रावस्था के बारे में जो है चर्चा करते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणन प्रावस्था की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है इसमें, ध्यान रखना। कौन सी प्रक्रिया होगी? कौन सा कोशिका विभाजन होगा? माइटोसिस होगा इसमें। कहाँ गया आपका पेन? हाँ, इसमें जो है माइटोसिस की प्रक्रिया होगी। अब देखो, हम लोग ग्रोथ फेज में जब चले जाएंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो है स्पर्मेटोगोनिया जो बनता है वो कहाँ? ग्रोथ फेज में चला जाएगा, जो इसके द्वारा बनेगा अभी अपने पास। जो मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा अपने पास, वो ग्रोथ फेज में प्रवेश करेगा और वहां पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक परिपक्वन अवस्था आएगी जिसके द्वारा मियोसिस होगा, कोशिका द्रव्य का समान विभाजन भी यहाँ पे होगा। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रावस्था में देखते हैं कि आपकी ये पीजीसी ऑफ टेस्टिस है ना? पीजीसी ऑफ टेस्टिस है और इसको अनडिफरेंट सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब मियोसिस होगा, ठीक है, मैं सॉरी माइटोसिस जब होगा, तो ये 2 कोशिकाएं बनाएगा, 2 सेल्स का निर्माण करेगा। एक तो ए सेल्स और एक बी सेल्स का नाम हमने दे दिया यहाँ पे। अब देखो, ये अपने कौन सी है? 2n है। कौन सी है? 2n है ये अपने। ठीक है, अब बात करूँ कि इसकी जो ए सेल है ये तो वापस इसी को बनाने में लग जाएगी। ये तो रीन्यूएबल सेल है, यानी कि वापस पुनः किसका निर्माण करेगी? पीजीसी का निर्माण करेगी, ताकि ताकि पीजीसी के निर्माण के द्वारा वापस से 2 सेल्स बने, वापस से माइटोसिस हो, है ना? जब देखो माइटोसिस होगा यहाँ पे, तो उसके दौरान अपने पास 2 सेल्स ये बनी हुई है, और इसमें जब माइटोसिस होगा तो 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से अपने पास 4 सेल्स का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया है। क्या बोल दिया है? स्पर्मेटोगोनिया। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा किसका निर्माण होगा? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। कितनी? 1 से 4 अपने पास बनेगी। तो एक अपने पीजीसी ऑफ टेस्टिस जो है उसके द्वारा अपने जो, यानी कि एक जो पीजीसी ऑफ टेस्टिस है उसके द्वारा 4 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग आगे और अगली प्रावस्था में ग्रोथ फेज में जो है वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया जो है ये अपने ग्रोथ फेज में चली जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ चली जाएगी? ग्रोथ फेज में। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होगा। यहाँ पे केवल और केवल क्या काम होगा? इसको न्यूट्रिशन की जो है वो आपूर्ति करेगा।
है ना। ग्रोथ फेज में क्या होगा, न्यूट्रिशन इसको जो है मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और ग्रोथ फेज हो जाएगी अपनी कंप्लीट। तो ग्रोथ फेज में सिर्फ इतना ही है कि स्पर्मेटोगोनिया आएगा, किससे आएगा, अपने किस में आएगा, ग्रोथ फेज में आएगा। और ग्रोथ फेज में किसी प्रकार का सेल डिवीजन होगा नहीं, यहाँ पे न्यूट्रिशन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, जहां मियोसिस स्पष्ट होगा, जो कि अपने मेचुरेशन फेज में या परिपक्वन अवस्था में अपन लोग पहुंच जाते हैं। तो जब मियोसिस स्पष्ट होगा, और यहाँ पे जो है मियोसिस स्पष्ट इसलिए होता है क्योंकि आपने जो है एक अगुणित कोशिका हम लोग जो है अगुणित कोशिका की तरफ हम लोग बढ़ सकें। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस स्पष्ट के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा अपने पास, जो कि अगुणित होगा, पूरी तरह से अगुणित होगा। एक डिप्लॉइड जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अपने पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हिप्लॉइड है वो बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे मियोसिस सेकंड वापस से हो जाएगा, मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड के द्वारा 4 अपने पास स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, है ना। और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये अगुणित होते हैं, गोल होते हैं, नॉन मोटाइल यानी अचल होते हैं और निषेचन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेचुरेशन फेज इस प्रकार से अपनी समाप्त हो जाएगी। स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट न्यूट्रिशन की प्राप्ति के दौरान। फिर उसके बाद मियोसिस स्पष्ट हुआ, और यहाँ मियोसिस स्पष्ट में कोशिका का समान, कोशिका द्रव्य का सॉरी साइटोप्लाज्म का जो है विभाजन समान रूप से होगा, और यहाँ पे 2 अपने पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, जिसे 4 अपने पास स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, तो 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो 2 आपके जो है स्पर्मेटोसाइट जो कि अगुणित है वो बनेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब देखो ये 4 अपने पास स्पर्मेटिड्स है, जिसके द्वारा शुक्र का यंत्रण की क्रिया होगी, और अपने स्पर्म का निर्माण होगा, जो कि निषेचन करने में सक्षम होंगे, आपके निषेचित करेंगे। अब देखो मैंने एक कुछ प्रश्न लिए हैं यहाँ पे, जो कि हमेशा अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको पूछ लें कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होगा, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि अपने क्या है, स्पर्मेटोसाइट ये रहा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसके द्वारा 4 अपने पास किसका निर्माण हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, 4 स्पर्म का निर्माण आपके पास हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ ले आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण यहाँ पे होता है। अगर आपको पूछ ले कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो 2 स्पर्मेटिड्स यहाँ पे आपके बनेंगे, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा आपके 4 स्पर्मेटिड, और एक स्पर्मेटिड के द्वारा एक स्पर्म का निर्माण होने वाला है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए एक प्रश्न क्या है, 40 यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेते हैं, और 40 ही प्राइमरी oocyte लेते हैं, जो कि oocyte जो oogenesis हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा कितने स्पर्म का निर्माण होगा। तो आपके पता है कि मैंने बताया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने 4 स्पर्म बने, तो यहाँ पे 40 आपके ये है स्पर्मेटोसाइट, तो इससे कितने बनेंगे बताओ, 4 से गुणा कर दो, 160 आपके क्या बन जाएंगे, स्पर्म बनेंगे। और ओवम की अगर मैं बात करूं, तो एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम बनता है, तो आपके 40 प्राइमरी oocyte से कितने, 40 ओवम बनेंगे। ठीक है। ओवम बनेंगे, 40 ओवम आपके बनेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड तो नहीं लग रही है, मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगर आपको स्पीड लगेगी ज़्यादा, तो आप लोग पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक राय दे सकता हूँ कि आप लोग इसको थोड़े से आधी स्पीड में कर लो, तो जिससे थोड़ा जो है मेंटेन हो जाएगा। बाकी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी जोश में आता हूँ तो थोड़ा सा तेज, और तेज बोलने के साथ साथ ही स्पीड भी मेरी तेज हो जाती है ना। तो आप लोगों का आशीर्वाद प्यार इसी प्रकार से फटाफट से बनाए रखें। अभी तक अपने सब्सक्राइबर की कमी है भाई,
जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ और इस कक्षा को पूरा देखो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। देखो, अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, और मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में आपको पूछने वाले हैं। तो आप लोग है ना, जो अपने दोस्तों के साथ जो भाई कोचिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग कर रहे होंगे तो उनको ये सब चीजें पता होगी, पर कोचिंग नहीं जो कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कक्षाएं हैं। जो कोचिंग नहीं कर रहे, जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो वैसे ही कोचिंग की कक्षाओं से परेशान रहते हैं। तो आप लोगों के लिए कक्षाएं भाई, मैं एक दिन में 2 दिन में जब भी कक्षा लेके आता हूँ, मैं धमाकेदार कक्षा लाने की कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो है सेटिस्फाई कर सकूं, ठीक है। बात करें स्पर्मेटो जो है कुछ टर्मिनोलॉजी की, तो स्पर्मिएशन की बात करते हैं। तो जब स्पर्म जो है सर्टोली कोशिकाएं, अभी बात करेंगे सर्टोली कोशिकाओं के बारे में। जब जो टेस्टिस में आपके सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, आपको पता ही होगा, आप लोग जब इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है। तो ये सर्टोली कोशिका, जब स्पर्म जो है सर्टोली कोशिका से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन प्रक्रिया बोलते हैं। जब इस सेमिनेशन की प्रक्रिया किसको किसको कहते हैं, जब टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलते हैं, आपके वर्षण से जब स्पर्म बाहर निकलेंगे तो उस प्रक्रिया को सेमिनेशन की प्रक्रिया बोलेंगे। अगर आपको बोलूं कि मैं इजेकुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो जब स्पर्म किससे, मेल बॉडी से बाहर निकलेगा, है ना, रसकलन जिसको बोलते हैं। रसकलन की जो प्रक्रिया है, इजेकुलेशन की प्रक्रिया है, आपके स्पर्म वीर्य के द्वारा, है ना, वीर्य के द्वारा किसके किस जो एक वीर्य ही होता है वो आपके स्पर्म जिसमें रहते हैं, तो उसके द्वारा मेल बॉडी से सब बाहर निकलेंगे, तो उसको हम लोग इजेकुलेशन बोलेंगे, रसकलन बोलेंगे। आपके अगर वीर्य सेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, इनसेमिनेशन की प्रक्रिया, वीर्य सेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो स्पर्म का जो है पेनिस की सहायता से वजाइना में स्थानांतरण। तो स्पर्म जो है पेनिस की सहायता से वजाइना में जब स्थानांतरण होगा तो उसको वीर्य सेचन, इनसेमिनेशन की प्रक्रिया कहेंगे। तो इन चारों ही टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सेमिनेशन, है ना, स्पर्मिनेशन और इजेकुलेशन और इंसेमिनेशन का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चारों ही प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे। अब देखो, बनता किस प्रकार से और ये प्रक्रियाएं क्या होती है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ध्यान में होनी चाहिए। जब आपके हाइपोथैलेमस में एक जो है हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बोलो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। और ये एक प्रक्रिया करता है एडिनो हाइपोफाइसिस की प्रक्रिया, इस पे जो है प्रक्रिया करता है, किस पे, एडिनो हाइपोफाइसिस पे ये अपनी प्रक्रिया करेगा। और ये दो प्रकार के जो है वो हार्मोन्स का स्त्राव करेगा। एक तो FSH जिसको फॉलिकल स्टोमेटिक हार्मोन बोलेंगे, स्टोमेटिक हार्मोन बोलेंगे, वही LH, है ना, जिसको जो है कौन सा हार्मोन बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब यहाँ से FSH जो है वो अपने कहाँ पे आ जाएगा, अपने किस पे क्रिया करेगा, सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। और यहाँ से 4 हार्मोन आपके बनेंगे, सॉरी 3 हार्मोन बनेंगे, इनहेबिनेन, एनुमुले एन मुलेरेशन, एन मुलेरियन हार्मोन, और आपके एड्रेनोजेन बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीनों हार्मोन का निर्माण कौन करेगा, सर्टोली सेल्स करेगी। यहाँ पे आपके जो LH हार्मोन है ये लीडिंग सेल पे काम कर रहा है, अंतराली कोशिका जिसको बोलते हैं, इन पे काम कर रहा है, और एक हार्मोन निकाल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन का तो काम मैं यही बता देता हूँ, बाकी का काम अभी आगे देखेंगे। देखो, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म के परिपक्वन में या विभेदन के लिए आवश्यक है। स्पर्म के परिपक्वन के लिए आवश्यक है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया की थी तो आपके FSH और LH दोनों ही लिए थे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, और इसके टेस्टिस की जो है वो हम लोग TS को देखते हैं, और एक बार पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो ये बात मैंने आपको बताया। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, को किस पे प्रक्रिया करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पे क्रिया करेगा। और यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होंगे, FSH और LH। यहाँ पे FSH अपने सर्टोली सेल्स पे काम करेगा और LH लीडिंग सेल्स पे काम करेगा, जिसको अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। लीडिंग सेल्स अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करेगी जो स्पर्म के परिपक्वन या विभेदन के लिए सहायक है। बात करें अगर सर्टोली सेल्स की, तो अपने इनहेबिनिन, एन मुलेरिन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे होने वाला है। समझ में तो आ रहा है ना आपको, ठीक है।
आगे बात करते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस की बात करते हैं और इसकी अनुदैर्ध्य काट के बारे में जो है बात करते हैं। अगर मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि एक इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूँ कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसको हम लोग रेता या शुक्रजन नलिकाएं बोलते हैं, और ये अपने टेस्टिस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आपको पता है कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार से शुक्रजन नलिकाएं आपके टेस्टिस की वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बारे में जिसने जिसने पहली बार पढ़ा है वो कमेंट करके मुझे बताओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता, जिसको रेता कोशिकाएं भी बोलते हैं, शुक्रजन नलिकाएं, ये अपने टेस्टिस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब देखो मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है, और ये क्या है, ये आप लोग टीएस की टेस्टिस है, जो टीएस है टेस्टिस की। यहाँ पे आपके देखिए ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जिसको पीजीसी सेल बोलते हैं, ये मिल जाएगी। और इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया का यहाँ निर्माण हो रहा है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे बन रही है। उसके बाद आपके स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ से स्पर्मेटिड कहाँ चले जाएंगे, आपके सर्टोली कोशिका में। ये जो कोशिकाएं दिख रही है ये सर्टोली कोशिकाएं हैं आपकी, तो सर्टोली कोशिका में चले जाएंगे, और इसके द्वारा जो आपके स्पर्म है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये किस में चले जाएंगे, सर्टोली कोशिकाओं से लूमन में चले जाएंगे, और उसके बाहर जो है टेस्टिस के बाहर निकलेंगे। लूमन से लूमन ऑफ सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस के लूमन से जब बाहर निकलेगी क्या अपनी स्पर्म, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अभी भी मैंने बताया, कमेंट करके मुझे बताना। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे क्या है, टेस्टिस की रचना है, और यहाँ ये अपने पीजीसी सेल होती है, जो कि प्राथमिक जननी कोशिकाएं हैं। उसके द्वारा इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और उसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा। उसके बाद आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में आपको स्पर्मेटिड मिलेगा, और स्पर्मेटिड क्या कहाँ चले जाएंगे, अपने सर्टोली कोशिकाओं में, सर्टोली में से बाहर निकलेंगे तो लूमन ऑफ सेमिनिफेरस में चले जाएंगे, और वहां आपके स्पर्म का निर्माण जो है, स्पर्म की जो है इकट्ठे होंगे, और उसके बाद आपके वर्षण से निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, तो ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कक्षा होने वाली है। अब सर्टोली कोशिकाओं के जो है कार्य के बारे में बात करते हैं, जरूरत क्यों है भाई, सर्टोली कोशिकाएं क्यों होती है। सबसे पहले न्यूट्रिशन के लिए, आपके पोषण जो है, परपोषित जो परिवर्धित शुक्राणु होते हैं, तो यहाँ इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि परिवर्तित शुक्राणु की पोषण में जो है ये सहायक होती है, न्यूट्रिशन के लिए सहायक होती है, आपके सपोर्ट के लिए सहायक होती है, परिवर्तित शुक्राणु के सहारा ये प्रदान करती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्टोली सेल्स होती है, सर्टोली सेल ब्लड एवं टेस्टिस के मध्य, रक्त और अपने किसके मध्य, अपने वर्षण के मध्य एक बैरियर का काम करती है, और ये बैरियर का नाम है ब्लड टेस्टिस बैरियर। और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है, एंटीबॉडी को टेस्टिस में आने से रोकता है, क्योंकि जब एंटीबॉडी टेस्टिस में चली जाएगी तो आपके स्पर्म अगुणित होता है, तो आपके जो है एंटीजन को जो है एंटीबॉडी क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना, क्योंकि एंटीबॉडी इसे पहचानती है। तो एंटीबॉडी जो है ये आपस में मिलेंगे, और बैरियर अगर नहीं होगा तो एंटीबॉडी किसको, एंटीजन को नष्ट कर देगी। तो इसीलिए जो है आपके यहाँ पे एक बैरियर का निर्माण होगा, जिसमें आपके एंटीबॉडी बैरियर इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि सर्टोली सेल्स इनहेबिन हार्मोन का स्त्राव करती है, और ये किसको रोकता है, एफएसएच को रोकता है। ठीक है, एफएसएच के स्त्राव को रोकता है, पहली बात, है ना, क्योंकि ये बाद में जब एफएसएच ज्यादा हो जाएगा तो इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। आपके सर्टोली कोशिकाएं जो है अतिरिक्त साइटोप्लाज्म का भक्षण करती है ना, अतिरिक्त जो साइटोप्लाज्म होगा उसका भक्षण करेगी सर्टोली कोशिकाएं, और आपके एंटी मुलेरिन हार्मोन भी स्त्राव करेगी, जो मेल गोनेड्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करेगा और फीमेल गोनेड्स के डेवलपमेंट को रोक देगा। आपके मेल गोनेड्स को तो बढ़ाएगा, और आपके फीमेल गोनेड्स के डेवलपमेंट को नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए तुम भाई मेल में तो मेल गोनेड्स से होने चाहिए ना, तो बात यहाँ होती है। अब हम लोग एक और बात करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की। ये भी सर्टोली कोशिका स्त्रावित करती है, मैंने आपको बताया। ये अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बढ़ेगी तो जो अपने स्पर्म का जो परिपक्वन है ना, परपोषण जो है वो तेजी से होगा। ठीक है, उसकी काउंटिंग तेजी से होगी, बढ़ेगी तेजी से। हम लोग स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो
इसको हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को। तो पूरी की पूरी आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं। और इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, ऐसे मैं नहीं डालूंगा, है ना। कमेंट करके बताना, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और प्रत्येक भाई अपने अपने दोस्तों से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराओ, ताकि कहीं ना कहीं से तो अपने पास भाई जो है ऐसा मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा है काम। अभी आप लोग कक्षा को पूरी नहीं देखते हो, अब कोई तो देख लेता है पूरी, कोई देखता है 1-2 मिनट। तो भाई मैं आप लोगों से जो सेकंड ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं, मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस की वीडियो कल या परसों में लेके आ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसका मैं पूरा का पूरा आदर करूंगा। जैसे अभी कल विधायक जो जीत रहे थे ना, उसके बाद यही बातें वो कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि आपने जो आपको सामने जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरी करूंगा। वो कहाँ तक करते हैं नहीं करते हैं वो उनकी बात है, कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक स्ट्राइक आ जाएगी, तो ज़्यादा बातें इसके बारे में करेंगे नहीं। बाकी सीएम का पेस कौन होगा ये कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि आप क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ पता तो चलना चाहिए ना, है ना। उसके बारे में हम लोग ऑफलाइन चर्चा करेंगे, ऑनलाइन चर्चा नहीं करेंगे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहा हूँ, तो 4 रीजन में हम लोग इसको बांटेंगे। एक तो आपके हेड हो गया, एक आपके नेक हो गया, एक आपके मिडल फिश हो गया, और एक आपके टेल या फ्लैचिला हो गया। हेड, हेड के 2 पार्ट हम लोग देखते हैं, एक तो एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस। जो हेड वाला रीजन है उसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। आपके एक्रोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो स्त्राव करेगा, वो भी काम क्या करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ भाई। एक अंडा होता है ना, अब अंडे के बाहर बहुत सारी झिल्लियां होती है, ये एक अंडा है, अंडे के बाहर जब ये जाएगा ना, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही होगा जो इसकी अंडे की जो सतह को भेदन करेगा। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होता है ना, तो अपने किसकी सतह को भेदन नहीं कर सकते हैं, अंडे की सतह को भेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में ये न्यूक्लियस में एक प्रोटीन होता है, प्रोटोमाइंस प्रोटीन। और ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोमीन्स प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, किसके में, स्पर्म ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान रखना। अब बात करें अगर नेक रीजन की, तो नेक में आपके एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, यानी समीपस्थ तारकाई और दूरस्थ तारकाई पाया जाएगा। अब ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तो क्या काम करेगा, क्लीवेज यानी विदलन में सहायता करेगा। और आपके डिस्टल सेंट्रियोल किस में सहायता करेगा, एक्सोनीमा और एक्सियल फिलामेंट में, जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ टेल। टेल का निर्माण किसके द्वारा होता है, एक्सोनीमा और एक्सियल फिलामेंट। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है भाई, है ना। डिस्टल सेंट्रोल किसका निर्माण करता है, आपके एक्सोनिमा और एक्सियल फिलामेंट का। और एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिमा जो है फॉर्मेशन करती है टेल का। और आपके मिडल फिश की अगर मैं बात करूं, तो ये अपना एक एनर्जी चेंबर है, जिसमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटो कॉन्ड्रिया उपस्थित होता है यहाँ पे, और ये अपने एनर्जी चेंबर है। बात करो अगर टेल और फ्लेजला की, तो इसके भी 2 एंड होते हैं, मेन फीस और एंड फीस। अब इन दोनों के बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी अपनों संरचना देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये अपना एक्रोसोम है, ये अपना पूरा का पूरा हेड रीजन है। मैंने बनाने की कोशिश की है इसको भाई, है ना। देखो हेड रीजन है ये पूरा का पूरा। ये आपकी इसकी बाहरी झिल्ली होगी, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस किसमें, विथ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। यहाँ पे न्यूक्लियस है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। क्या क्या है, न्यूक्लियस और हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो है अपने या तो 22+X, आपको पता है अपने पास कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं ना, एक्स और वाई होते हैं ना गुणसूत्र, तो या तो X+Y होंगे या फिर X+X, ये गुणसूत्र यहाँ पे होंगे। तो ये अपने क्या नाम है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हो गया, और यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल हो गया, दूरस्थ और समीपस्थ धारकाई हो गया, और ये अपना क्या हो गया, नेक पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग मिडिल फीस की बात करें, तो इस प्रकार से जिगजैग शेप में आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, है ना। जिगजैग शेप में आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, अपने स्पर्म को। स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें अपने बहुत सारी चीज़ें जो है एब्सेंट हो जाती है, धीरे धीरे करके डीएनए वगैरह को सबको कम कर देता है ना, जिससे कि ये तैरने में आसानी करे। और इसके बाद तैरने के लिए अपने पास क्या पाई जाएगी, ये पूंछ पाई जाएगी, मतलब अपने पास नहीं, स्पर्म के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिंग सेंट्रियोल भी पाया जाएगा। ये रिंग सेंट्रियोल क्या होता है, इसको जैक्सन सेंट्रियोल भी बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं, वो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो है 2 एंड होंगे, जिसमें एक्सियल फिलामेंट और अपने जो एक्सियल फिलामेंट होगा। और एक क्या होगा बताओ, एक क्या होगा, अभी देखेंगे हम लोग क्या होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा ना। यहाँ पे जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल मैंने बनाने की कोशिश की है, एक बार इसको वापस से हम लोग देखते हैं।
ठीक है, आपको पता चल गया ना डायग्राम, एक बार दिमाग में रखो। अब पूरी पूरी बातें हम लोग इसके बारे में ही करने वाले हैं वैसे भी, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग हेड बाग के निर्माण की बात करते हैं। और हेड बाग में आपकी क्या बन रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हेड बाग की बात कर रहे हैं। और हेड बाग में जो है आपके क्या हो रहा है बताओ, हेड बाग का निर्माण, ठीक है। अब हेड बाग में आपकी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्रोसोम का बनता है। अब एक्रोसोम बनता किससे है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल से एक्रोसोम का निर्माण होता है, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने आपको बताया था जब सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी, तो आपको गोल्जी बॉडी में मैंने बताया था कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स के द्वारा होता है। और ये जो एक्रोसोम है एक प्रकार से मॉडिफाइड लाइसोम है, और ये बात भी मैंने आपको पहले बताई हुई है, अगर वो कक्षाएं देखी होती तो याद होता। अब आप लोग देखते नहीं हो तो याद होता कैसे, है ना। एक्रोसोम का निर्माण जो है एक प्रकार से मॉडिफाइड लाइसोसोम है ये। अब इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रोसिन हो गया, है ना, न्यूरो न्यूरोमिनिडेज हो गया, एस्ट्रीस एस्ट्रेस हो गया, इस प्रकार के जो है एंजाइम हेट्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अगर इनका कार्य मैं अगर बात करूं, तो आपके एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, अंड की झिल्ली का भेदन, जो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये प्रक्रिया हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपका स्पर्मेटिड है, और स्पर्मेटिड में ये तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस है। अब इसको हम लोग बाहर निकाल के बात करते हैं। ये आपका क्या है, गोल्जी बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स है। क्या है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स। अब ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स में से एक एक वेसिकल्स बढ़ के इस प्रकार से बढ़ जाएगी, और ये बढ़ के आपके दो इसके पार्ट हो जाएंगे, एक तो प्रो एक्सोमल वेसिकल्स, और ये जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेनुअल्स बनेंगे, और इन दोनों को मिला के एकोब्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक्रोब्लास्ट का यहाँ पे जो है आपके यहाँ तक की प्रोसेस आपने देख ली होगी। ये आपकी यहाँ पे एक वेसिकल्स बड़ी, और यहाँ प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स और प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का यहाँ पे निर्माण होगा। उसके बाद जो है ये आपके गोल्जी रेस्ट के अंदर, बाकी की जो बचेगी ये गोल्जी रेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्रोसोमल जो प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स थी वो एक्रोसोमल वेसिकल्स बन जाएगी, और जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेनुअल्स थे वो एक्रोसोमल ग्रेनुअल्स में बनेंगे। अब यहाँ पे आपके जो ये वेसिकल्स है ये और बड़ी होगी, और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के मध्य इंट्रैक्शन होगा, जिसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपने एक्रोसोमल आशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल आशय बोलेंगे। और इसकी झिल्ली फट जाएगी, यहाँ पे इसकी झिल्ली फट जाएगी, और झिल्ली फटने के बाद जो है इस प्रकार की कुछ जो है केप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको हम लोग गैलियो कैपिटस बोलते हैं। ये आपके न्यूक्लियस हो गया, और इस प्रकार की से जो है एक्रोसोम का निर्माण होगा, ठीक है। एक्रोसोम का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना पूरी बात। थोड़ी सी स्पीड तेज मुझे भी आज लग रही है, मुझे बता देना स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है भाई, है ना। तो कल से हम लोग ध्यान रखेंगे इस बारे में। अभी कम करोगे स्पीड, ठीक है कम कर लेते हैं। बाकी आपके यूट्यूब में जो है एक फीचर दिया हुआ है स्पीड कम करने का, जिसको पता नहीं है वो कर लीजिएगा, स्पीड चेक कर लीजिएगा कैसे करते हैं। अब देखिए अगला पार्ट आता है केंद्रक भाग में परिवर्तन। और केंद्रक में परिवर्तित कैसा होता है, देखो आपकी यहाँ किसी गोल्जी बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो न्यूक्लियस होता है ये आपके गोल होता है। सबसे पहले यहाँ डीएनए पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, यहाँ आपके जल उपस्थित होगा, यहाँ बल्कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे होगा। और आपको पता ही है न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये सब चीजें यहाँ पे होगी, है ना। जब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस या स्पर्मियो जीनेसिस की प्रक्रिया होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इस प्रक्रिया के दौरान, जिसको शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया बोलते हैं या कायांतरण की प्रक्रिया बोलते हैं, तो आपके न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा। और लंबा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को हल्का होने की जरूरत है। मतलब कि जब अपना स्पर्म हल्का होगा, तभी तो आपके वीर्य में या फिर आपके योनि के अंदर वो गति करता, वो आपके कहाँ तक पहुंचेगा, अंड तक पहुंचेगा। तो वो तैरने के लिए एक तो फ्लैट शेप बन जाएगा, फ्लैट शेप और लंबा बन जाएगा, है ना, लंबा बन जाएगा और फ्लैट शेप बन जाएगा, जिसके द्वारा आपके जो है ये तैर सकें और अंड तक पहुंच सके, है ना। तो इसको इलोंगेटेड या फ्लैट बोलते हैं। और ये क्यों होता है,
क्योंकि इसको जो है हम लोगों को हल्का बनाना है, किसको, स्पर्म को हल्का बनाना है। और यहाँ पे केवल और केवल अपने डीएनए और प्रोटो मीन्स प्रोटीन उपस्थित होंगे। क्या क्या होंगे, केवल और केवल डीएनए बचेगा और प्रोटो मीन्स प्रोटीन यहाँ पे उपस्थित होगा। बाकी आपके स्टोन प्रोटीन हो गया, नॉन स्टोन प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और H2O जल, ये सब की यहाँ पे हानि हो जाएगी, निकल जाएंगे ये बात, ठीक है। यहाँ पे डीएनए मेल के हेरिडिटी कैरेक्टर की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है ना। जो यहाँ पे डीएनए डीएनए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मेल के जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, अनुवांशिक गुण है, वो गुणों को पहुंचाने के लिए आपके इसमें डीएनए तो उपस्थित होना ही है ना। बाकी स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, आरएनए, आपने न्यूक्लियोलस, ये सब निकल जाएंगे। बाकी ये आपके चपटा और लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चपटा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक के बारे में बात करते हैं, जो कि हेड को मिडिल पीस से जोड़ता है। नेक जो हेड को किससे, बीच वाले भाग से जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ पे दो सेंट्रियोल पाए जाएंगे, एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेंगे, तरकु तंतु इसको बोलते हैं, किसके द्वारा, क्लीवेज की क्रिया के द्वारा स्पिंडल फाइबर का निर्माण यहाँ पे होगा। और बात करें हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल की, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिमा के द्वारा आपके टेल भाग का या फ्लेजिला का निर्माण कौन करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल करेगा। फिर आ जाते हैं मिडिल पीस में, यानी कि मध्य भाग में आ जाते हैं। और इस भाग को आपको मैंने पहले बताया कि इसको एनर्जी चेंबर कहते हैं। और इस भाग में जो है सर्पिलाकार या जिग जैग फॉर्म में जो है, जिग जैग फॉर्म में आपके माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो कि तरल माध्यम में तैरने के लिए शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए तो इसको एनर्जी चेंबर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोग कोशिका का शक्तिकर इसीलिए बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है इस शुक्राणु में, और ये मैंने आपको जब भी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तब माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स के बारे में बताया था। और वो बनता है किसमें किसमें, एक तो स्पर्म में बनता है, उस साइड में बनता है, एक काओस काओस में, जिसको हम लोग पिलोमिक्सा जेंट अमीबा बोलते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स कहाँ कहाँ बनते हैं, एक तो स्पर्म में बनते हैं, उस साइड में बनते हैं, और एक काओस काओस जिसको पिलोमिक्सा जेंट अमीबा बोलते हैं, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बोलते हैं। और वहां पे मैंने आपको पूरी बात बताई है इसके बारे में। अब देखो ये मिडिल भाग की मैंने जो कुछ जो है फोटोग्राफ आपके यहाँ पे डाल दी है। उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक शीट का निर्माण होता है, जिसको नेबन कर्ण शीट बोलते हैं, ठीक है, नेबनकन शीट बोलते हैं। और इसके चारों ओर कोशिका द्रव की एक पतली भाग होता है, जिसको मेनचेट बोलते हैं। ये आपके मेनचेट हो गया, है ना। और ये शीट जो हो गई, इसको क्या कौन बोलेंगे, नेबेनकन शीट बोलेंगे। मिडिल फीस्ट के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल पाई जाएगी, इसको माइटोकॉन्ड्रियल के जो टेल भाग में जो है गिरने से रोकता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रिंग सेंट्रियोल पाई जाएगी, जिसको जैक्सन सेंट्रियोल भी बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ नहीं गिरने देगा, टेल में नहीं आने देगा। ठीक है, आपको समझ में आया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर कौन कौन सी नैनबर्नकन शीट पाई जाती है, जिसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली भाग होती है, जिसको मेनचेट बोलते हैं। और बाद में हम बात करें कि मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल पाई जाती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में गिरने से रोकता है। अब हम लोग टेल भाग की बात करते हैं, और इसका निर्माण होता है एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिमा के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया, जो कि कहाँ पे होता है, आपके नेक भाग में होता है, जो कि दूसरा पार्ट मैंने बताया था, है ना। तो नेक भाग में होता है एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनिमा, जिसके द्वारा आपके दो भागों में टेल को हम लोग पढ़ेंगे। एक तो मेन पीस हो गया, एक एंड पीस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन पीस में एक तो बात ध्यान रखो कि यहाँ साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन पाया जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं ना, टेल की तरफ, तो साइटोप्लाज्म लगभग खत्म होने लग जाता है। जब एंड भाग की बात करूँ तो वहाँ साइटोप्लाज्म खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, जब मैंने आपको जो है सेंट्रियोल की बात की थी, तारककाई की बात की, तो वहाँ मैंने काट लाइक स्ट्रक्चर एक बना के बताई थी। उसी प्रकार से यहाँ पे 9+2 का पैटर्न यहाँ पे बनेगा, जिसमें डबल पेरिफेरल फाइब्रिल्स पाए जाएंगे, नो तो, और दो सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स पाए जाएंगे। यहाँ भी 9+2 का पैटर्न पाया जाएगा, ठीक है। दोनों ही जगह पे 9+2 का पैटर्न पाया जाएगा, जिसमें नो तो क्या होंगे, डबल पेरिफेरल फाइब्रिल्स, और अपने दो क्या होंगे, अपने सिंगल सेंट्रियल्स फाइब्रिल्स। तो आपको समझ में आया। अब देखो कक्षा बहुत बड़ी हो चुकी है मुझे लगता है, और आज की तो कक्षा मुझे लगता है कि समाप्त जो है, आज का जो अपना टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हो चुका है। मुझे
मैंने कोशिश की है पूरी चीज़ें बताने की, एक भी चीज़ बाहर से छोड़ी नहीं है। फिर भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, आपका छोटा भाई समझ के बड़ा भाई तो आप आजकल कोई किसी को समझता ही नहीं है भाई, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और अगर नहीं आया हो तो एक बार हम लोग कल जब चर्चा करेंगे तो पूरा इसको बता देंगे। अभी तो मुंह भी दुखने लग चुका है, हालांकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं भी लेने की कोशिश की है। तो एक बार वापस से अगर आप कहो तो मैं पूरा का पूरा बता दूं, बाकी बताऊंगा। चलो बता ही देते हैं फिर, है ना, बता ही देते हैं। हालांकि कक्षा थोड़ी बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और इतना बड़े वीडियो को फिर वही स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा स्पीड में बताने की कोशिश करता हूँ। जाइगोट से 32 सेल्स स्टेज कैसे बनेगी? ब्लास्टुलेशन के द्वारा, जिसमें ब्लास्टुला हम लोग 32 स्टेज को बोलेंगे। बीच की जो स्टेज होगी उसको मोरुला अवस्था बोलते हैं, मोरुलेशन की प्रक्रिया के दौरान। फिर उसके बाद जब अपने पास ब्लास्टुला बन जाता है तो उसके बाद जो है ये निर्माणकारी गतियां या संरचना विकास गतियां के द्वारा अब ब्लास्टोपोर्स का निर्माण हो जाता है और अपने गेस्टुलेशन बन जाता है। अब यहाँ पे जो है कोरक चित्र का निर्माण किस अवस्था में होता है मैंने आपको बताया, सॉरी गेस्टुलेशन अवस्था। यहाँ पे अपने गेस्टुला का निर्माण हो रहा है ना, और गेस्टुलेशन बन रहा है, और यहाँ पे 3 लेयर्स बन जाती है जिसको एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मिजोडर्म भी बोलते हैं। एंडोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके स्पर्म का निर्माण होता है ये मैंने आपको बताया। स्पर्म आपके 2n नहीं होता है, n होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो ध्यान रखना। ठीक है, 2m जो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मैंने आपको बताई, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो प्रक्रिया इसमें होती है। आपको मैंने ये भी बताया कि किस प्रकार से आपके 3 प्रावस्थाएं होती हैं, और तीनों प्रावस्थाओं के दौरान आपके अलग अलग फेज में अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ, उसके बाद में आपके अपने स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, फिर स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ, वहां से शुक्राणु बने, और उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई। तो ये सब बातें हम लोगों ने कर ली है। मिलते हैं अगली कक्षा में। इसी प्रकार से जोश क्रोश से आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। तब तक के लिए राम राम सा।